हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पे। आज रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा है, एक ज्वलंत मुद्दा है अभी का, उसके बारे में बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आपको पता है युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इस तनाव से पश्चिमी देशों में और विश्व में चिंताएं हैं। ये चिंताएं इसलिए हैं कि अगर ये तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में बल्कि विश्व में फैल सकता है और विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है उसके बाद शायद पहली बार इतनी खराब हालात हों, है ना। तो आइए देखते हैं कि रूट कॉज क्या है, मूल कारण क्या है इसके पीछे। में से हमारे दोस्तों को पता होगा कि यूक्रेन हिस्सा था यूएसएसआर का। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। तो सोवियत संघ का हिस्सा था तो लैंग्वेज, कल्चर, जो जीवन शैली है वो लगभग शेयर करते होंगे यूएसएसआर और यूक्रेन के लोग। यूएसएसआर टूटकर डिफरेंट भागों में बटा, अभी रूस है जो रिप्रेजेंट करता है। तो 1991 के बाद यूक्रेन अलग हुआ और तब से ये अपना एक इंडिपेंडेंट स्थान तलाशने की कोशिश में है। इनफैक्ट रशियन इन्फ्लुएंस से बाहर आने की कोशिश भी ये करता रहा है। अपनी अलग पहचान, अपनी अलग नीति और किसी प्रकार के किसी इन्फ्लुएंस में न रहे रसिया के, ऐसा इसका प्रयास है और ये स्ट्रगल करता रहा। और इस प्रयास में ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं पड़ोस के, उनकी तरफ इसका इंक्लिनेशन भी बढ़ा। लेकिन 2010 में वहां के जो राष्ट्रपति बने विक्टर यानुकोविच, ये प्रो रशियन थे। मीन्स ये रसिया के फेवर में थे। जो रूस कंट्री है उनसे इनका रिलेशन अच्छा था और इस रिलेशन अच्छा होने की वजह से उन्होंने यूक्रेन और यूरोप का एसोसिएशन एग्रीमेंट एक बना था, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसको रिजेक्ट कर दिया जिससे कि वो यूक्रेन को, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, उनके करीब ला सकते थे, उनके साथ यूनियन में शामिल हो सकते थे। तो उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इस रिजेक्शन के बाद इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा वहां, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद रूस ने क्रीमिया एनेक्सेशन किया। उसके बाद क्रीमिया जगह है जो कि साउथ पार्ट है, यूक्रेन का साउथ पार्ट रहा है, साउदर्न पार्ट, ब्लैक सी से लगा हुआ, बिल्कुल आगे मानचित्र में देखेंगे हम। उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद तब से वहां पे जो स्थिति है हमेशा वह पोक की स्थिति बनी हुई है। ये देखिए, इन फेब एंड मार्च 2014 रशिया इन्वेडेड एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट क्रीमियन पेनिनसुला। दे दे ये रहा अपना जो प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रीमिया। ये यूक्रेन का साउदर्न पार्ट है और ये देखिए यहाँ पे सी ऑफ अजो है, अजो का, अजो समुद्र है यहाँ। और ये अपना जो लोकेशन है ये ब्लैक सी है, ठीक है। जो नेक्स्ट मानचित्र आएगा उसमें कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये यूक्रेन है और ये देखिए यहाँ लुहांस्क और डोनेस्क, ये दो पार्ट हैं। ये इनको ऐसा माना जाता है कि जो यूक्रेन के अलगाववादी जो गुट हैं यहाँ पे सक्रिय हैं और इनको रूस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है तथाकथित रूप से। तो चूंकि जब प्रो रशियन जो लीडर थे वहां पे यूक्रेन में, और उनको वहां
सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो उसके बाद रूस ने इन्वेड किया और क्रिमियन पेनिनसुला, ये पेनिनसुला है क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, पेनिनसुला को एनेक्स किया। और तब से ये एक वाइडर जो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसका वजह बन रहा है। रूस के भी अपने कंसर्न है, जाहिर तौर पे दोनों पक्ष के अपने अपने कंसर्न है, प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब एक बैलेंस ओपिनियन बनाना हो तो दोनों तरफ की बातें जानना आवश्यक हो जाता है ना। वैसे अभी इस मुद्दे को ज्यादा तौर पे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अभी लगभग 1.5 लाख के आसपास वहां पे सैनिकों की संख्या बढ़ा लिया बॉर्डर के पास रूस ने। और इसको देख के जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है, इसको देख के काफी चिंतित है। उन्हें लग रहा है कि कहीं फुल फ्लेज वार ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए यूक्रेन और रसिया में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें रूस की अपनी चिंताएं हैं। रूस का कहना है कि मैं जो हमारी जो इशू है हमने ऑलरेडी बताया है पहले, जो मध्यस्थता करने के लिए जर्मनी आया था उस टाइम जब 2014 में अटैक किया था एनेक्सेशन के लिए क्रिमियन प्रायद्वीप का। उस टाइम जर्मनी के मध्यस्थता में उस जो स्थिति बनी हुई थी उसको टाला गया था, और उसके बाद कुछ समझौते पर रजामंदी हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, रूस का कहना है। जैसा कि उसमें मेंशन था कि यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज के साथ कोई क्लोज रिलेशन में नहीं जाना है, और रूस को हमेशा से इस बात का डर रहा है कि नेटो के लिए एक बेस के तौर पे इस्तेमाल ना हो यूक्रेन का। क्योंकि आप अगर ध्यान दें यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, ये देखिए रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ग्रीस, हंगरी, ये सारे देश जो हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट किसके मेंबर हैं, नेटो के मेंबर हैं। और आपको पता है कि जो रसिया है और यूएसए है, लगभग ये 2 पोल हैं, अगेंस्ट ही रहते हैं मोस्टली। और ये यूएसए नाटो का हिस्सा है, नेतृत्व करता है, आपको पता है। तो रूस को इस बात का चिंता होना प्रासंगिक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इमेटेरियल है और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। उसका कहना है कि अगर ये बफर जोन की तरह है यूक्रेन, अगर ये बिल्कुल ही पश्चिमी देशों के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करे तो एक पोस्ट बन जाएगा नेटो का, हमारे लिए बहुत चिंता के विषय हो जाएगी, रूस का ये मानना। इधर ब्लैक सी है, चारों तरफ नेटो कंट्रीज हैं, तो इसलिए ये अपना एक तरह से अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए और फर्दर एस्केलेशन को बचाने के लिए रूस का कहना है कि मेरे लिए जरूरी है कि यूक्रेन में स्थिरता हो और वो रूस हो, प्रो रसिया हो, रसिया के अगेंस्ट ना हो। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये विचार है इसमें कि अभी ये समय क्यों चुना गया, तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, चूंकि अभी विगत कुछ दिनों में रूस में भी व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके अगेंस्ट में भी वहाँ विपक्ष के जो पार्टीज हैं, विपक्ष दल के जो नेता हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया था उनके अगेंस्ट में। वहाँ पर भी बेरोजगारी, महंगाई और जो लोकल मुद्दे होते हैं किसी भी देश के, उन मुद्दों को लेकर और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि जब घरेलू मुद्दे कुछ वैसे हों तो इंटरनेशनल वैसे मुद्दों को एक्सकेलेट कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए, जिससे लोगों में जो एक पेट्रियटिज्म की भावना जागृत हो जाए और वो छोटी मोटी समस्याओं को, जो अपने घरेलू समस्याएं हैं, उनको भूल जाए। ये एक विचार है, ये मेरा ओपिनियन अपना व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ये भी एक ओपिनियन है। तो हमने ओवरऑल देखा कि ये जो मुद्दा है वो क्या है, रूस का, यूक्रेन का क्यों है, थोड़ा बहुत हमने इसका इतिहास भी जाना और दोनों पक्षों को जाना। आप कमेंट करके आप अपना विचार बताइएगा इस वीडियो के बारे में, और कोई अगर सजेशन हो तो आप जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।